Good morning student. Now today we discuss the amoebiasis disease. amoebiasis disease हमको आज स्टार्ट करनी है. इससे पहले हमने मलेरिया जो डिजीज़ थी उसको कंप्लीट कर लिया था. अभी जो मलेरिया डिजीज़ थी ये हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोन पैथोजन हमने पढ़ा था. पैथोजन के अंदर हमने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ पढ़ ली, टाइफाइड. उसके बाद वायरस से होने वाली डिजीज़ पढ़ ली हमने, कॉमन कोल्ड. उसके बाद हमने जो हमारा थर्ड था प्रोटोजोन डिजीज़ यानी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था मलेरिया. ठीक है. इस मलेरिया के बाद सेकंड डिजीज़ है प्रोटोजोन से होने वाली एमीबॉयसिस या एमीबिक डिसेंट्री. ये किसी भी नाम से हमारे एग्जाम में आ सकती है. तो आपको इसका कोजिंग एजेंट याद रखना है कि एमीबॉयसिस जो डिजीज़ है ना, ये कौन सी डिजीज़ है? एक प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़. एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन है जिसके कारण एमीबॉयसिस या एमीबिक डिसेंट्री नामक डिजीज़ होती है. अब ये जो डिजीज़ है, तो इस डिजीज़ का ये जो कोजिंग एजेंट होता है ये कैसे मतलब ह्यूमन को इफेक्टेड करेगा? ये ह्यूमन को तब इफेक्टेड करेगा जब इसके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, है ना. कहाँ एंटर कर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. इससे पहले हमने टाइफाइड डिजीज़ पढ़ी थी. बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के अंदर सबसे फर्स्ट हमने टाइफाइड डिजीज़ पढ़ी थी जो कि सोल्मोनेला टाइफी के कारण हो रही थी. ठीक है. तो सोल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरियल पैथोजन है वो कहाँ एंटर कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और यहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं. तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये कोजिंग एजेंट है उसका नाम याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. तो एमीबॉयसिस जो डिजीज़ है एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली डिजीज़ है. इसका कोजिंग एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये एज अ पैरासाइट की फॉर्म में ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ना, उसके अंदर रहता है. आपने पैरासाइट के बारे में पढ़ा होगा कि पैरासाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट से मतलब है कि वो पैरासाइट है ना कहाँ रहेंगे? ह्यूमन की बॉडी के अंदर. ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसे कहेंगे एंडोपैरासाइट. और अगर ह्यूमन या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, मतलब अगर बॉडी के बाहर वो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, दूसरे के ऊपर वो रह रहा है, तो वो एक्टोपैरासाइट होगा. ठीक है. तो इसके सिम्टम्स देखें. एमीबॉयसिस जो डिजीज़ इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एब्डोमिनल में पेन होना, क्रेम्स आना, है ना. और स्टूल पास करते हैं उसमें मतलब एक्सेस म्यूकस का आना, है ना. स्टूल के साथ साथ उसमें म्यूकस का प्रेजेंट होना, इसका मतलब ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एमीबॉयसिस डिजीज़ का. इसके साथ साथ ब्लड क्लॉट का आना. ठीक है. तो ये कुछ सिम्टम्स थे एमीबॉयसिस डिजीज़ के. इसके अलावा ये जो एमीबॉयसिस डिजीज़ है हमारी किसके कारण फैलती है या कैसे फैलती है? ये जो डिजीज़ है हमारी ये फैलती है हमारी जो हाउस फ्लाई है ना. हाउस फ्लाई क्या है? एक कैरियर की तरह एक कैरियर का रोल अदा करती है. और ये क्या करती है? हाउस फ्लाई आपने देखा होगा कि जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं उन्हीं पे जाके बैठती है और वहाँ से फिर ये उन पर बैठ कर उड़ के इधर उधर, और हमारा जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है या पानी के जो खुले पात्र होते हैं उनमें ये बैठ जाती है. तो मतलब उस पानी को भी उस खाने को भी ये क्या कर देती है? कंटामिनेटेड कर देती है. तो यहाँ पे जो हाउस फ्लाई है मेनली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वो इन्फेक्टेड कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एमीबॉयसिस का, तो उसका जो फीकल मटेरियल होगा उस फीकल मटेरियल पर यह हाउस फ्लाई क्या करेगी? वहाँ जाके बैठ जाएगी, है ना. उस फीकल मटेरियल से वो जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को कहाँ पे मतलब फिर ये फूड पे आके या वाटर पे आके जब ये बैठेगी तो उस फूड को और वाटर को भी इन्फेक्टेड कर देगी. और जब उसको हम यूज़ में लेंगे तो आसानी से मतलब जो ये डिजीज़ है उसका शिकार बन सकते हैं. तो इस तरीके से हाउस फ्लाई जो है एक कैरियर की तरह काम करती है. ठीक है. इस बीमारी को फैलाने के लिए. और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इस बीमारी का कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो ये थी एमीबॉयसिस डिजीज़ या एमीबिक डिसेंट्री नामक डिजीज़ जो कि एक प्रोटोजोन के कारण होती है ना. उस प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है. इसके बाद है ये थर्ड डिजीज़ होगी. फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़, सेकंड फोर्थ है हमारी हेलमिंथिस डिजीज़. हेलमिंथिस, इससे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली. बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ थी? टाइफाइड उसी के अंदर था. उसके बाद हमने वायरस डिजीज़ पढ़ी यानी कि वायरस के कारण होने वाली डिजीज़ जिसके अंदर हमने कॉमन कोल्ड को देखा था. थर्ड हमने देखी थी प्रोटोजोन डिजीज़ जिसके अंदर हमने फर्स्ट डिजीज़ जो पढ़ी मलेरिया. ठीक है. उसके बाद अब फोर्थ पे आ जाते हैं हम. फोर्थ पॉइंट है हमारा या फोर्थ डिजीज़ हेलमिंथिस डिजीज़ है हमारी. हेलमिंथिस के कारण होने वाली डिजीज़, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एस्केरिस के बारे में. एस्केरिस एक डिजीज़ है. अब ये जो डिजीज़ है एस्केरिसिस ये होती है एस्केरिस लुम्बिकोइड नामक एजेंट के कारण. आपने 11th क्लास के अंदर जो आपका एनिमल किंगडम था उसके अंदर आपने फाइलम पढ़े होंगे, है ना. तो उसमें एस्के हेलमिंथिस नामक एक फाइलम था. ठीक है. तो उस एस्के हेलमिंथिस फाइलम के अंदर उसी का मेंबर है ये एस्केरिस
एस्केरिस। तो एस्केरिस से होने वाली डिजीज़ है एस्केरियासिस। एस्केरिस से होने वाली डिजीज़ है एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस डिजीज़ है और एस्केरिस वो कोजिंग एजेंट है। और एस्केरिस का पूरा नाम है एस्केरिस लुम्बिकोइड्स। एस्केरिस का पूरा नाम है एस्केरिस लुम्बिकोइड्स, ठीक है। इसको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये राउंड शेप जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो आपको नाम याद रखना है। एस्केरियासिस जो डिजीज़ है, पहली बात तो ये जो एस्केरियासिस जो डिजीज़ है हेलमिंथिस डिजीज़ है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है? हेलमिंथिस, यानी हेलमिंथिस के कारण होने वाली डिजीज़ है। एस्केरियासिस जो डिजीज़ है ये किसके कारण होती है? एस्केरिस लुम्बिकोइड नामक जो कोजिंग एजेंट है उससे होती है, ठीक है। दूसरा, ये जो एस्केरिस है, एस्केरिस लुम्बिकोइड्स जो है ये हमारी मतलब वुमन के अंदर इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन में, वुमन की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें एंडोपैरासाइट की फॉर्म में उस रूप में रहता है ना। अभी मैं आपको बता रही थी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, है ना। एंडोपैरासाइट तो वो जो बॉडी के अंदर रहेंगे और एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेंगे, उसी से न्यूट्रिशन लेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो एस्केरिस लुम्बिकोइड्स है ये इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट की फॉर्म में ह्यूमन के बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? एस्केरियासिस नामक डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स हैं, इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लीडिंग का होना। अब देखो ये इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, अगर ये पैरासाइट इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा तो ये वहाँ पे जब वहाँ कोई भी ऐसी अनचाही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होगी तो वो ऑब्वियसली है कि बॉडी के जो फंक्शन है उसको इफेक्ट तो करेगी ही सही, साथ साथ वो इंटरनल मतलब जब उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी वहाँ पे तो अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वहाँ पे फूड खाएगा, है ना। उसका फूड क्या होगा? हमारा ब्लड। तो इस तरीके से जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ये जो एस्केरिस लुम्बिकोइड्स एक पैरासाइट की फॉर्म में रहेगा तो ये अपना फूड कैसे प्राप्त करेगा? ये इसकी इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक जाएगा और उसके ब्लड को क्या करेगा? शक करेगा। तो शक करने की वजह से इसकी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होगी वहाँ पे क्या होगी? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होना, फीवर होना, एनीमिया की प्रॉब्लम होना और ये जो इंटेस्टाइनल पैसेज होंगे, इंटेस्टाइनल पैसेज से मतलब है कि इंटेस्टाइन के जितने भी वो एरियाज़ है ना, एरियाज वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा और जो डाइजेशन है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर नहीं होगी तो इसके कारण इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ साथ नोजिया और हेडेक होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे एस्केरियासिस नामक डिजीज़ के। इसके अलावा ये जो पैरासाइट की फॉर्म है, एंडोपैरासाइट की फॉर्म में ह्यूमन की बॉडी में, है ना, या किसी मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो एस्केरिस है वो एंटर कर गया, ठीक है। तो अब ये वहीं पे रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये वहीं पे क्या करेगा? ये एग भी ले करेगा, एग भी छोड़ेगा। अब ये इसके जो एग हैं, है ना, इसके जो एग है उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल में चले जाएंगे, है ना। जब भी वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को करेगा तो उसके फीकल मटेरियल में ये एग भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। किसके एग हैं? ये एस्केरिस के एग हैं ये, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। तो जब वो पर्सन एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो उसके फीकल मटेरियल में भी ये एग प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इन्फेक्टेड फीकस है उस इन्फेक्टेड पर्सन का ये जिस भी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उन सब चीज़ों को वो क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा, कंटामिनेटेड कर देगा। अगर वो किसी सोइल में इस तरह की प्रोसेस करता है तो वो सोइल भी कंटामिनेटेड हो जाएगी, वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा, प्लांट कंटामिनेटेड हो जाएंगे। और अगर इन प्लांट को कोई एनिमल्स खाता है तो वो एनिमल्स भी क्या हो जाएगा? उस डिजीज़ का शिकार हो जाएगा। और वाटर को मान लीजिए इस तरह का कोई पानी है ना, किसी पर्सन ने किसी भी रीज़न से अगर यूज़ में ले लिया तो वो भी उसकी इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसके क्या हो सकते हैं भाई? कंटामिनेटेड वाटर, है ना, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स भी कंटामिनेटेड होगी जिनको हम यूज़ करेंगे। अगर उनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हम भी क्या होंगे? इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो किस तरीके से कंटामिनेटेड होगी? देखो कि जो विलेज के अंदर क्या होते हैं, गांव में अधिकतर ना क्रॉप को लैंड पर ही ग्रो करते हैं ना, और उसी लैंड को वो एज ए वॉशरूम की तरह भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ये जो उस लैंड में जो क्रॉप जैसे उन्होंने फ्रूट या वेजिटेबल को ग्रो किया है ना, तो वो भी क्या होंगे? कंटामिनेटेड हो जाएंगे। अगर हम इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को बिना वॉश किए, प्रॉपर वॉश किए अगर यूज़ में ले लेते हैं तो फिर हम भी इनडायरेक्टली रूप से इस प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एस्केरियासिस से होने वाली जो फर्स्ट डिजीज़ थी
एस्केरियासिस ये कंप्लीट हुई। इसके बाद सेकंड डिजीज़ है फाइलियरियासिस या एलिफेंटियासिस, ठीक है, फाइलियरियासिस या एलिफेंटियासिस। इसमें इसका जो कोजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, फाइलियरियासिस या एलिफेंटियासिस। ये जो डिजीज़ है एस्केहेलमिंथिस डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका जो कोजिंग एजेंट होगा वो कोजिंग एजेंट है इसका फाइलेरियल वॉर्म, ठीक है, जिसको हम बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई या बुचेरिया मेलाई भी कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी जो आपको नाम सही लगे उसको याद रख सकते हैं। फाइलियरियासिस डिजीज़ किसके कारण होती है, फाइलेरियल वॉर्म के कारण होती है, जिसको बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई या बुचेरिया मेलाई भी कहते हैं। ये जो फाइलियरियासिस डिजीज़ होती है जिसको एलिफेंटियस डिजीज़ भी कहते हैं, इसका जो वेक्टर होता है ना, इसका वेक्टर या जो कैरियर होता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जो डिजीज़ होती है ये मच्छर की वजह से फैलती है या मच्छर इस बीमारी को फैलाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स में देखो, सबसे पहले जो ऑर्गन होंगे हमारी बॉडी के उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन से मतलब है स्वेलिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी। साथ साथ जो लिम्फ वेसल्स है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा लोअर लिम्फ से मतलब है यहाँ पर देखो, लोअर लिम्फ से मतलब है यहाँ पर हमारा लेग, ठीक है, लोअर लिम्फ से मतलब है यहाँ पर हमारा लेग। जो हमारा लेग है वो लिम्फ वेसल्स के ब्लॉकेज के रिजल्ट में क्या हो जाएगा, मतलब है ना, कोई सा भी एक लेग क्या हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी और स्वेलिंग की वजह से वो हमारा जो लेग है वो एक तरीके से मतलब ना एलिफेंट के शेप में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से बहुत मोटा हो जाएगा वो, है ना। उसकी वजह से जितने भी जेनिटल ऑर्गन हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो तो इस तरीके से जो मतलब लोअर लिम्फ होगा, है ना, हमारी जो लेग होगी, है ना, उस इन्फेक्टेड पर्सन की जो लेग होगी वो क्या हो जाएगी, उनमें लिम्फ वेसल्स की ब्लॉकेज होने के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाएगी बहुत भयंकर तरीके से। तो उसका जो लेग है वो एलिफेंट की तरह हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस डिजीज़ का जो नाम है एलिफेंटियासिस पड़ा, ठीक है। इसके अलावा ये जो फाइलेरियल वॉर्म है जो है, ये इसका जो इन्फेक्शन होता है वो स्लोली होता है, मतलब कई सालों तक ये हमारी बॉडी में होगा, है ना। ये फाइलेरियल वॉर्म जो है, ये जो फाइलियर वॉर्म जो है मतलब कई सालों तक हमारी बॉडी में रहेगा, ठीक है, रहेगा, फिर भी वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डेवलपिंग होती है वो स्लोली होती है ना। लेकिन जब इसका इन्फ्लामेशन होगा ना, जब मतलब ये बहुत पूरी तरीके से मतलब ना जब स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो स्वेलिंग एकदम से होती है, क्रोनिक होती है, मतलब एकदम से वो जो ऑर्गन होता है ना उसमें इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको मतलब जिसके अंदर ये वॉर्म प्रेजेंट है, फाइलेरियल जो वॉर्म प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, कई सालों तक उसकी बॉडी में रह सकता है और ना कई सालों तक बॉडी में रहने के बावजूद इस डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। कब सिम्टम्स नज़र आएंगे, कई सालों तक, जब वो मतलब स्लोली डेवलप हो जाएगा उसकी बॉडी में कम्प्लीटली, तब उस पार्ट को वो क्या करेगा, मतलब उस पार्ट में एकदम से क्रोनिक मतलब बहुत तीव्र गति से इन्फ्लामेशन होगा और फिर रिजल्ट में क्या होगा, उसका लेग बहुत बड़ा सा हो जाएगा। तभी जाके उसको पता लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत गंभीर स्थिति में आ गई, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है हमारी फंगल डिजीज़, फंगल से होने वाली डिजीज़ या फंगस से होने वाली डिजीज़, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है फंगल डिजीज़ में। हम फंगल डिजीज़ में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर रिंग वॉर्म लिखा हुआ है, रिंग वॉर्म, ठीक है। तो रिंग वॉर्म नामक जो डिजीज़ है फंगल से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। अब इसका जो कोजिंग एजेंट होगा, मतलब अब ये रिंग वॉर्म जो डिजीज़ है ये किसके कारण होगी, फंगल के कारण या फंगस के कारण, है ना, फंगस के कारण ये डिजीज़ होगी। तो इसका कोजिंग एजेंट क्या क्या है, मतलब माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, ये तीनों की तीनों क्या है, ये फंगस है, ये तीनों की तीनों, इन तीनों फंगस के कारण, है ना, किसी भी एक फंगस के कारण रिंग वॉर्म की समस्या हो सकती है। तो ये फंगस के नाम याद रखने हैं आपको, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जब भी रिंग वॉर्म वाली प्रॉब्लम हो जाएगी तो स्किन पे क्या होंगे, मतलब ऐसे निशान जैसे चकदे जैसे होते हैं ना, ऐसे लाइट से हो जाएंगे, फिर वो डार्क भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्किन पर क्या आपने दाद खा तो देखा ही होगा ना, दाद नहीं होता, उस तरह के निशान हो जाते हैं। तो ये रिंग वॉर्म में क्या दादी है एक तरीके से, ठीक है। तो और उस जगह पे क्या होगी, मतलब ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है उस जगह पे। अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इस पैथोजन का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो जो व्यक्ति
कौन सा व्यक्ति जिसको रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम, जिसको दांत की प्रॉब्लम है, अगर उस व्यक्ति का, उस इन्फेक्टेड पर्सन का हमने कोई टॉवल यूज़ कर लिया, उसके कपड़े यूज़ कर लिए, उसका कॉम्ब यूज़ कर लिया, हाँ, तो हम भी क्या हो जाएंगे, उस डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे। आपने देखा ना कि जब भी दांत हो जाता है तो बोलते हैं कि इसको बार बार मत छुओ, है ना, छुएंगे तो ये बार बार फैलेगा, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से मतलब बढ़ता चला जाता है। और उस चीज़ को मतलब जिस भी चीज़ के वो कांटेक्ट में आता है ना, तो उन चीज़ों को अगर हम छुएंगे तो हमको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत नोट लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। देखो, चिकनगुनिया और जो डेंगू की जो प्रॉब्लम होती है, चिकनगुनिया और जो डेंगू की प्रॉब्लम होती है वो मॉस्किटो के काटने से होती है, ठीक है। कौन से मॉस्किटो के काटने से होते हैं? एडीज़ नामक मॉस्किटो के काटने से होती है। और ये जो एडीज़ वाला मॉस्किटो होता है ये हमेशा दिन के समय में ही काटता है। ये बात याद रखनी, किस समय काटता है? ये डे टाइम में ही बाइट करता है, डे टाइम में ही बाइट करता है। इसके अलावा हमने कौन सा मॉस्किटो पढ़ा था? एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज के बारे में पढ़ा था, जो कि मलेरिया कोज करती है। तो ये चीज़ याद रखना। और एनाफ्लीज हमेशा नाइट में ही बाइट करती है। इसके बाद देखो, प्रिवेंशन बाय इन्फेक्शियस डिजीज। अभी तक हम ये जो डिजीज़ पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल डिजीज़, इन वायरल डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़, एस्केहेलमिंथिस डिजीज़, ठीक है, एस्केहेलमिंथिस नहीं, हेलमिंथिस डिजीज़, ठीक है। एस्केहेलमिंथिस तो एक फाइलम है। हेलमिंथिस, ये सारी की सारी जो डिजीज़ थी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, है ना। सबसे पहले हमने डिजीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो इन डिजीज़ को, इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें और इन डिजीज़ से दूर रहें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, है ना, वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन मतलब, वैक्सीनेशन से मेरा मतलब है यहाँ पर कि जैसे जो भी हमको इन्फेक्शन हुआ है ना, जो भी डिजीज़ हुई है, तो उसका जो भी वैक्सीनेशन एजेंट है उसको कंप्लीट करवाएं। इसके अलावा जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं या वेस्टेज मटेरियल होता है उनका डिस्पोजल प्रॉपर वे में करें। और जितने भी वेक्टर हैं, जो वेक्टर मैं अभी आपको बता रही थी कि जितनी भी हाउस फ्लाई होगी, हमारी मॉस्किटो हो गए, है ना, तो ये कहाँ कैसे पनपेंगे? ये तो तभी पनपेंगे ना जब हम वेस्टेज का प्रॉपर वे में डिस्पोजल नहीं करेंगे। तो इन पे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, हाइजीन फूड खाएं, हाइजीन वाटर का यूज़ करें, हाइजीन वाटर का यूज़ करें। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर क्लीनिंग रखें, अपने घर की साफ़ सफाई रखें। और जो डिस्पोजल वाटर्स होते हैं ना, मतलब जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वाटर से, तो इस तरह की समस्या पैदा ना होने दें और अपने आसपास साफ़ सफाई रखें और इन बीमारियों से दूर रहें, ठीक है। तो ये थी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगली क्लास में देखेंगे।